नमस्ते बच्चों, संस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 की गणित सॉल्व कर रहे हैं और इस क्रम में हमने कक्षा 10 के 2 चैप्टर शुरुआत के समाप्त कर लिए हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा समाप्त हो गया है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो मीन है कि देखिए, इसका एक जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। अगर आप इसका देखना चाहें इंट्रोडक्शन तो आप पहले देख लीजिएगा। हम आपको लाइटली इंट्रोडक्शन करा देते हैं। देखिए, जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है उसका जो जनरल रूप है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसका दूसरा समीकरण बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसके जनरल दो समीकरण बनेंगे। इन दो समीकरणों के हिसाब से पूछा जाता है कि दो रेखाएं हैं, एक दूसरे से कहाँ कहाँ कट करेंगी, समांतर होंगी या कितने होंगे। तो उसी क्रम में हम देखें तो अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर x के दो वेरिएबल मिलते हैं, a1 अपॉन a2। x का जो गुणांक है वो a1 अपॉन a2 है और दूसरा है b1 अपॉन b2 और तीसरा c1 अपॉन c2। इन तीनों में तीन संबंध हैं। ठीक है, कौन कौन से संबंध हैं? पहला है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो है ये समीकरण आएगा उसके अद्वितीय हल होंगे। हम आपको इसके जो है कुछ, इसको आप फार्मूला मान लीजिए, सूत्र मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ये आप नोट कर लेंगे, अद्वितीय हल होंगे। इसके बाद आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण होंगे इनके कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही बराबर हैं तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ये तीन चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझ लेनी है कि कंडीशन के अनुसार, कि जैसे अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं, आपको थोड़ा हिंट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि c का ऐसा मान है, c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx प्लस 3y इक्वल टू c माइनस 3 और दूसरा है 12x प्लस cy इक्वल टू c के अनंतः अनेक हल होंगे। देखिए लिखा है ना, अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब है हमारे पास ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर कंडीशन दे रखी है तो हम इस तरह से लेंगे। अगर हमसे कहा जाता है कि कितने हल होंगे या क्या होगा तो हम सिद्ध करते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर हैं, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। क्योंकि यहाँ दे रखा है कि अनेक हल हैं तो हम इसमें इस कंडीशन को लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? तो आप ये तीनों कंडीशन है, इनको आपको याद रखना है। इनके बारे में डिटेल्ड हमने जो है इंट्रोडक्शन क्लास पहले शुरुआत में दी थी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो चैनल पे पड़ा है। अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या है देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए c का ऐसा मान, मतलब हमको c की एक ऐसी वैल्यू प्राप्त करनी है कि जिसके लिए जो समीकरण हमको दे रखे हैं, जो हमको निकाय दिया गया है, इसके हल कैसे होने चाहिए? अद्वितीय हल होने चाहिए। क्या क्या हमको दिया है? देखिए लिखा हुआ है, हमको दिया गया है कि कौन कौन से निकाय हैं। cx पहला है cx प्लस 3y इक्वल टू c माइनस 3। अब देखिए इसको हम रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जनरल रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं cx प्लस 3y, ये c अपॉन 3 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का c अपॉन 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? माइनस c अपॉन 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cx प्लस 3y, ये हो जाएगा माइनस c प्लस 3, या ऐसा कर रहने दीजिए, इतना लिए माइनस में c अपॉन 3 लिखा रहने दीजिए। ये हो गया आपका cx प्लस 3y। अब ये a1x प्लस b1y प्लस c1
इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में आ गया है। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इसकी जब हम तुलना करेंगे तो हमको a1 का मान प्राप्त हुआ। a1 क्या है? c है। a1 क्या है? c। b1 की वैल्यू क्या है? तो b1 हमारा है 3 और c1 की वैल्यू क्या है? माइनस c माइनस 3, माइनस c माइनस, देखिए माइनस, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये माइनस रहेगा, और c माइनस 3 हमने इधर वाला इधर लिख रखा है c माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट से पहले माइनस होने पर चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है ताकि हमारे चिन्ह वाली कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये हो गया आपका a1 b1 और c1 पता चल गया। पहली समीकरण से हमने a1 b1 c1 निकाले। दूसरा जो दे रखा है 12x प्लस cy इक्वल टू c, इससे हम क्या निकालेंगे? a2 b2 c2 निकालेंगे। दूसरा हल क्या है? दूसरा है 12x प्लस cy इक्वल टू c, इसको हम स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसकी भी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब देखिए a2 का मान क्या आया? a2 x का गुणांक है तो यहाँ x का गुणांक 12 है। b2 तो b2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? y का गुणांक है, y गुणांक यहाँ c है। और c2 की वैल्यू कितनी है? माइनस c, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस c। a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हमको वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं। हमको दे गया है कि इस समीकरण के अनंतः अनेक हल होते हैं। जब आपको पता है, अभी हमने कंडीशन बताई, जब अनंत अनेक हल होंगे समीकरण के अनेक हल होते हैं, अर्थात आपको क्या हिंट दिया गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है अगर अनेक हल है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। वैल्यूज पट करके हमें क्या करना है? इस मान को ज्ञात करना है, अर्थात हमको c की वैल्यू प्राप्त करनी है। c की वैल्यू हमको कहाँ से मिल जाएगी? अगर हम a1 a2 ले लें तो a1 है हमारा c और a2 है हमारा 12। अब b1 अपॉन b1 है हमारा 3 और b2 हमारा c। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ दें एक बार के लिए, a1 अपॉन a2 इतना ही ले लें, बात तो बराबर है, हम इन दोनों को ही साथ ले लें तब भी हमें c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, c इंटू सी होगा और इधर 12 गुणे 3 होगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर 12 36। c बराबर यहाँ स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 36 हो जाएगा। c का मान होगा 6 गुणे 6, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी पता चलेगी? 6 है। c का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यही हमको पता करना था, इस मान को ज्ञात करें, तो c का मान आ गया 6। अगर हम चाहे तो इन दोनों को साथ ले लें, हम चाहे तो इन दोनों को b1 b2 c1 c2 को ले लें, चाहे तो a1 a2 और c1 c2 ले लें, हम तीनों तरह से कर सकते हैं, तीनों तरह से हमारा सेम वैल्यू ही आएगा। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, फिर भी हम आपको दूसरा भी लेकर एक बार दिखा देते हैं। दूसरा मान लीजिए हम ले लेते हैं b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो b1 की वैल्यू क्या है? 3 है, b1 की वैल्यू क्या है? 3 और b2 की वैल्यू c, 3 अपॉन c। c1 की वैल्यू क्या है? माइनस c माइनस 3 और c2 की वैल्यू क्या है? कहा गया c2 की वैल्यू माइनस c है। अब इनका क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3c, और जब इधर आएगा तो c माइनस c और c माइनस 3, माइनस 3c इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3c। ठीक है, ये हो जाएगा 3c, इधर आएगा तो माइनस का 3c होगा और इक्वल टू माइनस c स्क्वायर, माइनस 6c इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा कि माइनस माइनस कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? c से ये स्क्वायर कट जाएगा, 6 इक्वल टू c का मान कितना आ गया? 6 आ गया। दोनों कंडीशन में c का मान 6 आ गया। इसको मैं एक बार आपको करके दिखा दूँ। देखिए 3c हुआ, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 3c आ गया। इसको इधर लिया तो माइनस c और c माइनस 3, इसको जब करेंगे c इंटू सी तो माइनस c स्क्वायर होगा।
यहाँ माइनस तो प्लस का 3c हो जाएगा। अब हम प्लस का 3c को उधर ले जाएंगे तो -3c पहले से था और इधर आया तो -3c हो गया, इक्वल टू यहाँ -c² पहले से लिखा है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6c इक्वल टू -c²। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, माइनस कट जाएगा। यहाँ पर c² मतलब c इंटू सी लिखा है और यहाँ अकेला c है, एक c से इसका स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या c और इधर बचा 6, c की वैल्यू क्या आ गई 6। इस तरह से हमने किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप यहाँ तक करें, यहीं से भी आंसर क्लियर है। ये जो हमने आपको ये पोर्शन करके बताया है, ये मैंने आपको ये बताया कि आप तीनों में से किसी भी दो को एक साथ लेकर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन दी थी, हम एक बार आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। हमको एक क्वेश्चन दी थी कि जो दो निकाय दिए गए हैं इनके अनेक हल हैं, तो हमने जो निकाय दिए गए थे उनको रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड रूप में लिखा, उससे हमको a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू पता चल गई। चूंकि हमको दिया गया है कि समीकरण के अनेक हल होते हैं, इसलिए हमको पता है अनेक हल होने की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये आपका हो गया। इसी में हमने कोई दो को लेकर एक साथ लेकर सॉल्व कर लिया तो हमको c का मान पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप इतना कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। अब देखिए, अभी आप प्रतिच्छेद करती हैं, अगर हमारी समीकरण का एक हल होगा, इसमें पहले थोड़ा समझ लीजिए, यदि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो ये क्या होंगी, ये फिर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या कर, अद्वितीय हल होगा मतलब एक हल निकलेगा तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अगर अद्वितीय हल होगा तो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेंगी। और अगर समानांतर हैं, ठीक है ना, अगर ये समानांतर हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने आपको बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें हमने आपको बताया था कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और जब कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। इस कंडीशन का दूसरा रूप है कि इसका मतलब है ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, अगर एक हल निकल रहा है, अद्वितीय हल है, तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, जो हमने आपको दूसरी कंडीशन बताई थी कि इसका कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलने की स्थिति में वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन है आपके पास, तीसरी कंडीशन है कि अगर वो क्या हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, अर्थात इसमें हमने आपको बताया था कि अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, अगर अनेक हल निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी। समझ में आ गया कि जैसे आपको अभी क्वेश्चन बदल दिया गया है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि क्वेश्चन के एक हल निकलेंगे, कि क्वेश्चन का कोई हल नहीं निकलेगा, कि जो है इन रेखाओं के अनेक हल निकलेंगे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वो प्रतिच्छेद करती हैं, या बताइए वो समानांतर हैं, फिर या बताइए वो समपाती हैं। तो प्रतिच्छेद करने का मतलब है कंडीशन एक, जब अद्वितीय हल होगा तो वो प्रतिच्छेद करेंगी। और समानांतर है कि अर्थात जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होंगी, समांतर होंगी। और अगर वो अनेक हल निकालेंगे तो इसका मतलब है वो क्या होंगी, समपाती होंगी। तीनों कंडीशन हम यही आपको करके दिखाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ये आप समझ गए ना, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन करके समझाते हैं कैसे होगा। देखिए लिखा हुआ है कि आप बताएं कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये निरूपित रेखाएं
प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैं आपको पहला सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब पहले वाले से हम a1 a2 c2 निकालेंगे, दूसरे वाले से हम a2 b2 और c2 निकालेंगे। देखिए इसकी जो ये स्टैंडर्ड तरीका है बिल्कुल ये वैसे ही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करें, इससे अगर हम तुलना करते हैं तो a1 का मान आता है 5 और b1 का मान है -4 और c1 का मान क्या है, a1 x का गुणांक है तो a1 x का गुणांक 5 हो गया, b1 y का गुणांक है तो यहाँ y का गुणांक -4 हो गया, और c कांस्टेंट नंबर है, अचर पद है, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 8। दूसरे को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर यहाँ से हमको a2 की वैल्यू 7 प्राप्त हुई, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। a1 b1 c1 यहाँ से मिल गए हमको, ठीक है ना, और a2 b2 c2 हमको यहाँ से मिल गए। अब बताया गया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करके ज्ञात करिए। हम तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, a1 अपॉन a2 क्या है, तो a1 है हमारा 5 और a2 है 7, a1 अपॉन a2 आ गया क्या 5/7। उसके बाद b1 अपॉन b2 देख लें, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू क्या है 6 है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। और c1 c2 देख लें, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू क्या है -9 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये आपस में ही बराबर नहीं है। अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा -2/3। ठीक है, या ऐसे रहने दीजिए, इस तरह से मत करिए, आप ऐसे कर लीजिए, यह आ गया -4/6, -4/6। इसको अगर हम थोड़ा और सही से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कट करके ये हो जाएगा -2/3, 2 से कट कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, -2/3 भी लिख सकते हैं। अब पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसको क्या देखें, a1 अपॉन a2 आया है 5/7 एंड b1 अपॉन b2 क्या है -2/3। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या ये बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, अर्थात ये क्या हुआ, ये कंडीशन फॉलो कर गई हमारी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इससे क्या होते हैं a1 अपॉन a2, इससे हमारा क्या निर्णय निकला कि हाँ यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, हमको ये करना था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निरूपित रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करती हैं, कि हाँ ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया है। इसका मतलब ये है कि इनका कोई एक हल निकलेगा, और जब एक हल निकलेगा तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दूसरा कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, दूसरा कराता हूँ आपको। हो गया होगा दूसरा, देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 9x, सेकंड है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमको दिए गए हैं। ठीक है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा 18x। यहाँ से हम फिर से वही काम करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। हमको a1 क्या प्राप्त होगा बेटा 9 आएगा, b1 क्या होगा 3, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 और c1 की वैल्यू है
12। क्या है? 12। हम इसकी भी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। यहाँ से हमें a2 की वैल्यू प्राप्त हुई 18, b2 की वैल्यू प्राप्त हुई 6 और c2 की वैल्यू कितनी है? 24। हमको फिर से a1 a2 b1 b2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्राप्त हो गए। फिर से हम अनुपातों की तुलना करेंगे। पहला है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको हम देखेंगे, a1 क्या है? a1 आपका आया है 9 और ये क्या है? 18। और दूसरा क्या है? b1 3 अपॉन में 6। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू होने चाहिए थे, बट इसको अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो यहाँ से तो ये बराबर हो गए। यहाँ से क्या हुआ? ये तो बराबर हो गया। 3/6 यहाँ भी है, 3/6 यहाँ भी है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई। क्या निकल के आया? यहाँ से हमारा निकला कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अब a1 इक्वल टू a1 b1 अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो जाते हैं तो दो कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आना चाहिए, तब ये समांतर होंगी। और या फिर अगर इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया तो ये क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएंगी। चलिए दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो a1 a2 तो बराबर आ चुके हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? हम b1 अपॉन b2 को ले लेते हैं। देखिए ये हो गया है 3/6 आ चुका है और ये भी 3/6 आ चुका है। ये हमारा था ही यहाँ पर, देखिए इतना कर चुके हैं। c1 की वैल्यू है हमारे पास क्या? 12। c1 की वैल्यू क्या है? 12। हम नॉट इक्वल टू सेट कर रहे हैं, 12 है। और c2 क्या है? ये है 24। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 1 जा 12 कम 12 12 दूना 24 1/2 1/2 1/2 आगे नहीं आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि ये तीनों बराबर आ गए ना, 1/2 1/2 1/2। यहाँ से क्या मिल गया हमको? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या हुआ कि ये तो बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो ये कौन सी कंडीशन है? ये हमारी तीसरी कंडीशन को फॉलो कर गया। कौन सी कंडीशन थी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हाँ, ये आया है हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये हमने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, ये ऐसा हो गया है चूँकि ये बराबर आ गए हैं। ठीक है, अतः यहाँ से हम पता करेंगे, अतः दिए गए समीकरण दी गई रेखाएं कह लो आप, अतः समीकरण युग्म से निर्मित, अतः दिए गए, जो क्वेश्चन की भाषा है वही आंसर लिखते हैं, दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निर्मित रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, हमने पता कर लिया। यही तो पता करना, तुलना करके ज्ञात कीजिए कैसी हैं। हमने पता कर लिया, तुलना करने पे हमें पता चला क्या ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई किया, नहीं किया, दूसरी को किया, नहीं किया, तीसरी को सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब है कि ये दी गई जो दिया गया समीकरण है, समीकरण युग्म से जो निर्मित रेखाएं हैं वो क्या हैं? संपाती हैं, क्योंकि इनके अनेकों हल निकल रहे हैं। जहाँ अनेकों हल निकलते हैं वहाँ पर वो संपाती हो जाती हैं। अब बच्चा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमको तीसरा पार्ट भी बता देते हैं। तीसरा पार्ट भी बताते हैं। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि कब हमारा क्या हो रहा है। देखिए पहले तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में दिया है 6x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे तो हमें a1 प्राप्त हुआ 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 10। कितनी है? 10 प्राप्त हो गई। इसकी हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे।
A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -1 और C2 की वैल्यू है 9। ठीक है, A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, C2 की वैल्यू क्या है 9 है। अब हम फिर से करेंगे पहला क्वेश्चन, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखेंगे क्या हो रहा है। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, नॉट इक्वल टू B1 कितना है -3 और ये क्या है -1। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो देखो 2 1 कम 2 और 2 3 6, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, हमें क्या प्राप्त हुआ, इधर प्राप्त हुआ 3/1 और इधर भी प्राप्त हुआ 3/1। ये तो हो गए भैया बराबर, है ना। जब ये बराबर हो गए तो ये इक्वेशन जो हमारा पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अर्थात ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। इतना तो हमने देख ही लिया है कि A1/A2 B1/B2 बराबर है, तो हम तीसरी कंडीशन फॉलो करेंगे, दूसरी नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू C1 क्या है, C1 है आपका 10, C1 क्या है 10 और C2 क्या है 9। अब देखिए 9/10 कट नहीं होगा, ठीक है ना, कट नहीं होगा और ये 1/2 इसके बराबर भी नहीं जाएंगे, अर्थात ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाती है। ठीक है ना, अर्थात ये हमारा समीकरण है, दूसरी कंडीशन जो है हमारी ये फॉलो हो जाएगी। और इसका मतलब क्या निकला कि जो दिए गए समीकरण युग्म है हम लिखेंगे, अर्थात ये हम लिख देंगे, चलिए ऐसे लिख दीजिए आप, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निर्मित रेखाएं क्या होंगी। जब समीकरण में ऐसा हो जाता है कि कोई हल नहीं निकलेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका होता है कि कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, अर्थात रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, अर्थात रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये हमारा आंसर हो गया। हमको ये बताना था कि प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती हैं, तो हमने पता लगाया कि हमारा ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.1 के। आज हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पूर्ण रूप से किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसकी इंट्रोडक्शन क्लास के लिए आगे के पहले के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे हमने आपको कंडीशन समझा, क्वेश्चन से पहले मैंने आपको कंडीशन समझाई है कि क्या कैसे करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।